हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम एक मेंस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के बीच। प्रश्न क्या है? भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की एक रूपरेखा और उनके समक्ष चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। भारत में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ाने के उपाय सुझाइए। तो ये जो कि क्वेश्चन है मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अपने हाथ से लिखकर भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है 250 शब्द का है। ओके, 250 शब्द का है और इसके लिए आपको 15 नंबर जो कि मिलेगा। क्वेश्चन की स्टार्ट यहाँ से होती है। कहाँ से होगी? परिचय से क्वेश्चन का स्टार्ट हम करने वाले हैं। देखिए, परिचय से हम स्टार्ट कर रहे हैं। भारत का नवाचार परिदृश्य उल्लेखनीय रूप से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जो नवाचार है भारत का, ये ऊपर उठ रहा है। जैसा कि वर्ष 2015 और 2022 के बीच वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान से अब जो भारत है ये 40वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इस आंकड़े के अनुसार हमें साफ नज़र आ रहा है कि भारत में नवाचार बढ़ रहा है। जहां पहले भारत 81वें स्थान पर था, अब वो 40वें स्थान पर आ गया है। आगे हम देखेंगे कि भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख विकास सूचकांक। सरकारी पहल और नीतिगत समर्थन, क्योंकि नवाचार को बढ़ाने के लिए सरकार को आगे आना बहुत ही ज़रूरी है। सरकार के बिना किसी भी देश का नवाचार आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पर आपको डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने तकनीकी नवाचार और उद्यमिता के लिए अनुकूलित वातावरण तैयार किया है। आपको पता है, जब हमारे प्रधानमंत्री फर्स्ट टाइम चुनकर आए थे, नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार चुनकर आए थे, तो उस समय स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया नाम के कुछ कार्यक्रम लॉन्च किया था। ये कार्यक्रम भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसके माध्यम से भारत में उन चीज़ों को बनाया जाता था जो भारत में नहीं बन पाते थे। ओके, अगला है संपन्न स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 2000 से बढ़कर वर्ष 2023 में ये 31,000 तक पहुंच जाएगी। तो 2023 में ये इतना तक पहुंच गई है। आगे हम देखेंगे कि उद्यमिता उद्योग सहयोग। आईआईटी के अनुसंधान, जो हमारे आईआईटी के कुछ कॉलेज है, वहाँ पर आपको अनुसंधान पार्कों और उद्योग प्रतियोगिता प्रयोगशालाओं की स्थापना अकादमिक अनुसंधान और व्यावसायिक अनुप्रयोग के बीच की खाई को कम कर रही है। आपको न्यूज़ में आए दिन देखने को मिलता है कि इस आईआईटी ने ये चीज़ खोज निकाला, ये चीज़ खोजा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि स्टूडेंट ही है जो कि नए नए नवाचार की खोज करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उद्योग प्रासंगिक पाठ्यक्रमों के लिए सरकार के प्रयासों से इस सहयोग को और अधिक मजबूती मिलने की संभावना है। जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें भी सरकार चाहती है कि अब शिक्षा नहीं बल्कि बच्चों को कौशल दिया जाना चाहिए, उनको टैलेंट सिखाना चाहिए, ताकि वो बड़े होकर अपना बिजनेस चला सकें। तो नया शिक्षा नीति जो कि 2020 में लागू हो गया है और उसका मेन उद्देश्य भारत में नवाचार को बढ़ावा देना है। 9 प्रवर्तनीय केंद्रों का भौगोलिक विविधीकरण। अद्यापि बेंगलुरु भारत के सिलिकॉन वैली बन चुका है। आपको पता है कि हमारा जो बेंगलोर है, ये भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। फिर भी टियर 2 और टियर 3 शहरों के 9 प्रवर्तन केंद्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इंदौर, जयपुर, कोच्चि जैसे शहर स्टार्टअप और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के लिए नए केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। तो ये जो शहर है, ये भी अब नवाचार के कदम आगे बढ़ा रहा है। मितव्यय नवाचार और परिवर्ती नवाचार। भारत की अनूठी बाजार स्थिति मितव्यय समाचारों की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले और कम लागत वाले
समाधान तैयार हो रहे हैं जिसका वैश्विक स्तर पर तेज़ी से उपयोग किया जा रहा है। यानी उच्च गुणवत्ता वाले और कम लागत वाले ऐसे साधन या फिर ऐसे वस्तु तैयार किए जा रहे हैं जो कि वैश्विक बाज़ार पर काफ़ी उसका मांग है। भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में आपको कुछ चुनौती भी देखने को मिलेगा, जैसे कि पेटेंट की सीमित उपयोगिता और व्यवसायीकरण। वर्ष 2023 में 1 लाख से अधिक पेटेंट जारी होने के बावजूद पेटेंटों का व्यवसायीकरण अभी तक एक बड़ी चुनौती बन गई है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट एक अद्भुत चीज़ की खोज करता है तो उसको उसके लिए पेटेंट देना चाहिए, तभी वो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो फिर उसका डुप्लीकेट फिर मार्केट में तैयार करेगा और जो उसका लाभ मिलना था वो उसको नहीं बल्कि दूसरे को मिलता। तो पेटेंट एक बहुत बड़ी चुनौती अभी सामने आ रही है। पेटेंट का अल्प उपयोग और व्यवसायीकरण। पेटेंट दाखिले में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद वर्ष 2023 में 1 लाख से अधिक पेटेंट प्रदान किए जाने के बावजूद इन पेटेंटों का व्यवसायीकरण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास पर व्यय, यानी अपर्याप्त अनुसंधान हो रहा है और विकास पर व्यय हो रहा है। सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में भारत का अनुसंधान एवं विकास वे मात्र 0.65% है, जो दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों की तुलना में काफ़ी कम है। जो हमारा पड़ोसी देश चीन है वहाँ पर अनुसंधान के लिए 2.4% व्यय किया जाता है, जबकि एक छोटा सा कंट्री दक्षिण कोरिया वहाँ पर अनुसंधान के लिए 4.8% व्यय किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि कमज़ोर शैक्षणिक उद्योग संबंध। भारत में शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग अभी भी अपर्याप्त है, जिससे ज्ञान और नवाचार के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो जो शैक्षिक संस्था यानी स्कूल है और उद्योग है उनमें एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ताकि वे स्टूडेंट जो कि अपना एकेडमिक पढ़ाई कर लिए हैं उनको टेक्नीशियन या फिर उसको ट्रेनिंग के लिए उन उद्योगों में भेजा जाना चाहिए। उनसे वो प्रेरित होकर या फिर कहें कि उनसे वो कुछ सीख सकते हैं। अगला है कौशल अंतराल और प्रतिभा प्रतिधारण। बड़ी युवा आबादी होने के बावजूद भारत को उभरती प्रतियोगी में महत्वपूर्ण कौशल अंतराल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे औद्योगिकी का विकास और उसका उपयोग तेज़ी से हो रहा है, विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि वर्ष 2025 तक 50% कर्मचारियों को प्रासंगिक बने रहने के लिए पुनः कौशल हासिल करने की आवश्यकता है। यानी कह रहा है कि 2025 तक वे कर्मचारी जो अभी कार्यरत है, अगर उनको कार्य में बने रहना है तो उनको अन्य कौशल लेना चाहिए या फिर कौशल सीख लेना चाहिए, क्योंकि अभी नवाचार का टाइम है। जब तक उनको उन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है तब वो उन चीज़ों को आसानी से संचालित नहीं कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि जोखिम पूंजी तक सीमित पहुंच। तो अब स्टार्टअप करने के लिए थोड़ा सा तो पैसा इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन भारत में कोई जोखिम लेना नहीं चाहता है। वो सोचते हैं कि हमारे भारत में अगर पूंजी करेंगे तो ये डूब सकता है, तो ये जोखिम कोई लेना नहीं चाहता है। भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद डीप टेक और हार्डवेयर स्टार्टअप के लिए जोखिम पूंजी तक पहुंच एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। यानी कोई चुनौती लेना ही नहीं चाहता है, कोई नया आविष्कार ही नहीं करना चाहता है। विनियामक बाधाएं और व्यापार करने में आसानी। हालांकि भारत की व्यापार करने में आसानी की रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन विनियमन जटिलताएं एवं बाधाएं नवाचार के विकास में विशेष रूप से उभरते प्रतियोगी क्षेत्रों में रुकावट उत्पन्न कर रही है। ओके,
चलिए आगे हम जानते हैं कि भारत में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सुझाव और उपाय, यानी हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं ताकि भारत में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का विकास हो सके। तो हम चाहते हैं कि जो पेटेंट है उसका व्यवसायीकरण को मजबूत करना चाहिए। इसमें डेनमार्क के आईपी मार्केट प्लेस के समान एक राष्ट्रीय पेटेंट बाजार का निर्माण करना शामिल हो सकता है, जिसने अपनी स्थापना के बाद से कई प्रतियोगिता हस्तांतरणों को सुविधाजनक बनाया है। यानी डेनमार्क में जो मार्केट बनाया गया है पेटेंट से रिलेटेड, उसको भारत अपनाना चाहिए। अनुसंधान एवं विकास व्यय को बढ़ाना चाहिए। हमारे भारत में जीडीपी का एक बहुत ही कम प्रतिशत अनुसंधान पर व्यय किया जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार को 2% लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्पष्ट रोड मैप के साथ सार्वजनिक अनुसंधान एवं विकास व्यय को बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। अकादमिक उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना, यानी एकेडमी के स्टूडेंट को उद्योग में सहयोग मिलना चाहिए, उद्योगों से उनको सिखाना चाहिए। अकादमिक उद्योग अंतराल को टापने के लिए भारत को यह अनिवार्य करना चाहिए कि सभी केंद्रीय वित्तीय पोषित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अपने बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उद्योग सहयोग परियोजनाओं के लिए आवंटित करें। अगला है कौशल अंतर को संबोधित करना। कौशल अंतर को दूर करने के लिए भारत को कौशल भारत के तहत एक अलग राष्ट्रीय डिजिटल कौशल मिशन शुरू करना चाहिए, जिसके उद्देश्य उभरती प्रतियोगिता में पेशेवरों को कुशल बनाना है। ओके, आगे हम देखेंगे कि जोखिम पूंजी तक पहुंच बढ़ाना। जोखिम पूंजी तक पहुंच में सुधार लाने के लिए भारत को अग्रणीय प्रतियोगिताओं में निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए डीप टेक फंड और ऑफ फंड्स की स्थापना करनी चाहिए। यानी डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना करना चाहिए। आगे हम जानेंगे कि विनियामक प्रतियोगिताओं को सुव्यवस्थित करना। विनियामक बाधाओं को दूर करने के लिए भारत को सभी क्षेत्रों में विनियामक सैंडबॉक्स दृष्टिकोण को लागू करना चाहिए। तो अगर इन चीज़ों को भारत सरकार लागू करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे भारत में नवाचार में विकास होगा। अंत में हम निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को समाप्त करने वाले हैं। भारत के नवाचार परिदृश्य में सक्रिय सरकारी पहलों एवं जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और बढ़ते अकादमिक उद्योग सहयोग के चलते उल्लेखनीय प्रगति की है। लक्षित सुधार, मजबूत साझेदारी तथा उन्नत कौशल विकास के माध्यम से स्थानीय चुनौतियों का समाधान कर भारत विश्व नवाचार नेताओं के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि कैसे भारत नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, उनके सामने कौन कौन से चुनौती है और इन चुनौतियों को कैसे दूर किया जाए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम इसको अपने हैंड राइटिंग में लिख कर आप लोगों के साथ प्रस्तुत करने वाला हूं। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और एक थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिसमें आप गॉड ब्लेस यू या फिर कुछ भी कहना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट कीजिए। ओके, मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए।